Dear students, myself Afsar Naseem and I am going to engage the class of MSc third semester of paper 11. पेपर 11 में आप लोगों को बायो इनऑर्गेनिक एंड बायो ऑर्गेनिक पढ़ना है। बायो ऑर्गेनिक का जो पर्सन है वो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा एंड बायो ऑर्गेनिक में एक यूनिट जो आप लोगों को पढ़ना है वो है बायो एनर्जेटिक्स। तो और बायो एनर्जेटिक में आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ना है सिंथेसिस ऑफ एटीपी। सिंथेसिस ऑफ एटीपी मीन्स क्या हुआ कि एटीपी कैसे बनता है। स्टूडेंट्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसको अगर आप लोग समझ गए तो बहुत सी बातें समझ में आ जाएगी। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, सेमेस्टर 2 में पढ़ा होगा, उससे अर्लियर भी कुछ चीजों को पढ़ा होगा, जिसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा समराइज करेंगे कि एटीपी बनता कैसे है, एटीपी है क्या। वो मैं एक ब्रीफ हिस्ट्री आपको बता देता हूं यहाँ पे कि एटीपी क्या है। तो देखिए यहाँ पे मैंने पहले से वक्त की कमी की वजह से सेल का स्ट्रक्चर एक बनाया हुआ है। मैंने सेल में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे न्यूक्लियस होता है, वैक्यूल होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर में एक लेयर बना होता है जिसको हम लोग राइबोसोम कहते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है कि फूड ऑक्सीडाइज्ड होता है, जिसे हम लोग सेलुलर रेस्पायरेशन भी कहते हैं। ये फूड यहां देखिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, यही फूड ऑक्सीडाइज्ड होता है जिसे हम लोग सेलुलर रेस्पायरेशन भी कहते हैं। ये फूड जो कि एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज प्रोड्यूस कर देता है, और इसी प्रोसेस के थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है। इसी प्रोसेस के थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है। ये एनर्जी जो होता है वो एटीपी के फॉर्म में होता है, यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका जो पूरा नाम है मैं आपको लिखूंगा यहाँ पे, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसी फॉर्म में ये माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो जाता है। और ये जो एनर्जी स्टोर होता है, जो भी हम लोग फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, वो ये एनर्जी उस वक्त हम लोगों को देता है जब हम लोग कोई फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म आप लोग तो पहले से जानते होंगे। एटीपी का फुल फॉर्म एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट है। फॉस्फेट, सॉरी यहां पे H है, ट्राई फॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट है। चलिए एक चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट क्या है। एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट को चूंकि यहां एनर्जी स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इसीलिए एटीपी को हम लोग करेंसी ऑफ द सेल भी कहते हैं। ये बहुत सारी बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं कि इसीलिए एटीपी को हम लोग करेंसी ऑफ द सेल भी कहते हैं। अब हम लोग आप समझ गए होंगे कि एटीपी है क्या। एटीपी एक जगह है जहां पे एनर्जी स्टोर होती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि सिंथेसिस ऑफ एटीपी क्या है, एटीपी कैसे बनता है। हम लोग यहाँ पे एटीपी के बारे में नहीं जानना है इसके सिंथेसिस के बारे में। तो जिस तरह से आप लोग जानते होंगे कि जैसे हम लोग सिंथेसिस ऑफ मिथेनॉल पढ़ते हैं, क्या है सिंथेसिस ऑफ, हम लोग पढ़ते हैं पहले सिंथेसिस ऑफ मेथनॉल। सिंथेसिस ऑफ मिथेनॉल, इसमें क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्ट करके मेथनॉल बना देता है। मेथनॉल बनाता है अबाउट 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो जब इसको गर्म करते हैं तो ये मेथनॉल फॉर्म करता है, तो हम लोग बोलते हैं कि ये सिंथेसिस हो रहा है मेथनॉल का, सिंथेसिस ऑफ। उसी तरह से एटीपी का भी सिंथेसिस हम लोग को पढ़ना है, तो इसका भी कुछ प्रोसेस होगा। तो
अब इसके सिंथेसिस के लिए हम लोगों को कुछ चीजों को जानना होगा, जो कि अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ये सेल को मैं यहाँ मिटा दे रहा हूँ। एक बेसिक कंसेप्ट के लिए मैंने इसका फिगर यहाँ पे बनाया था कि आप लोग को समझ में आ जाए कि एटीपी है क्या। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सिंथेसिस ऑफ एटीपी, जिस तरह से आप लोग जानते हैं तो बहुत सारी चीजें कि स्टार्च, देखिए मैं बहुत बेसिक लेकर के चल रहा हूं। ये ग्लूकोज, हाँ, तो स्टार्च क्या है? एक पॉलीमर्स है। और ग्लूकोज क्या है? ये मोनोमर्स है। मोनोमर्स किसका है? स्टार्च का। स्टार्च क्या है? पॉलीमर है। उसी तरह से एटीपी का उसी तरह से एटीपी क्या है? एटीपी एक मोनोमर्स है। किसका मोनोमर्स है? न्यूक्लिक एसिड का। किसका है? सॉरी, न्यूक्लिक एसिड्स का मोनोमर क्या है? एटीपी। एटीपी, इसका नाम मैं फिर से एक बार लिख रहा हूं यहां पे, फिर मैं शॉर्ट फॉर्म में ही लिखूंगा, एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट। इसका नाम क्या है? एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ये न्यूक्लिक एसिड क्या है? ये पॉलीमर्स है। इसको या तो फिर हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड्स आर बायोपॉलीमर्स और स्मॉल बायोमोलिक्यूल्स व्हिच इज एसेंशियल टू ऑल नोन फॉर्म ऑफ लाइफ। दे आर कंपोज्ड ऑफ मोनोमर्स, यानी ये मोनोमर्स है। They are composed of monomers, and the monomers, they are composed of monomers, and the monomers are nucleotides, and the monomers are nucleotides, and the nucleotides are made up of 3 components. It means क्या हुआ कि न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर है और एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है हम बता रहे हैं अभी यहाँ पे ये मोनोमर है। या फिर ऐसा करते हैं कि इसको हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग न्यूक्लिक एसिड के बारे में जानते हैं। एटीपी को समझने के लिए, चूंकि एटीपी इज ए पॉलीमर, सॉरी, एटीपी इज ए मोनोमर्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड एक मोनोमर्स है, सॉरी पॉलीमर्स है, और उसका मोनोमर्स एटीपी है। एंड एटीपी इज ए न्यूक्लियोटाइड्स। ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। ATP is a nucleotide. ATP is a nucleotide, and nucleotide is made up of 3 components. यानी कि ATP जो बन रहा है हमारा, वो उसमें 3 components involve है। There are 3 components. वो components क्या है वो मैं अभी यहां पे डिस्कस करता हूं। यहां पे मिटा रहा हूं मैं फ्रेंड्स, ये मैं सारा इरेज कर रहा हूं। देखिए, ATP is nucleotide, and the nucleotide is made up of 3 components. और वो 3 कंपोनेंट्स क्या है? पहला जो है वो नाइट्रोजेनस बेस। दिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, एंड द सेकंड इज sugar, and the third is phosphate.
ठीक है। अब देखिए एटीपी का सिंथेसिस हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जब एटीपी अगर न्यूक्लियोटाइड है और न्यूक्लियोटाइड में ये 3 कंपोनेंट होते हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे? कंपोनेंट। देयर आर 3 कंपोनेंट्स इन न्यूक्लियोटाइड। अब चलिए यहां हम देखते हैं कि नाइट्रोजेनस बेस, नाइट्रोजेनस बेस का जो हिस्सा है वो 2 भाग में बटा होता है। ठीक है, नाइट्रोजेनस बेस का जो हिस्सा है वो 2 भाग में होता है। एक को हम लोग पिरामिडीन्स कहते हैं और दूसरे को प्यूरिन्स कहते हैं। दूसरे को हम लोग प्यूरिन्स कहते हैं। पिरामिडीन्स जो होता है वो 3 भाग में बटा होता है। देखिए, एक साइटोसिन, दूसरा थायामीन और तीसरा यूरासिल। ठीक है, पिरामिडीन्स 3 भाग में बटा होता है, साइटोसिन, थायामीन एंड यूरासिल। और जो है वहीं पर है प्यूरिन्स जो है वो दो तरह के प्यूरिन्स होते हैं। सॉरी, प्यूरिन्स जो है वो 2 तरह का होता है। एक को हम लोग एडेनिन कहते हैं, एडेनिन, और दूसरे को गुआनिन। एक को एडेनिन कहते हैं और दूसरे को गुआनिन कहते हैं। तो नाइट्रोजेनस बेस आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये पिरामिडीन्स और प्यूरिन्स 2 भाग में बटे होते हैं। ये 3 तरह के पिरामिडीन्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये 3 तरह के पिरामिडीन्स होते हैं और ये 2 तरह के प्यूरिन्स होते हैं। ठीक है, अब इनके बारे में इसका हमने ब्रांच वाइज डिवाइड कर दिया है। अब इसके बारे में हम बाद में हम लोग पढ़ेंगे। ये शुगर हम लोगों को इसमें न्यूक्लियोटाइड्स में होता है और फॉस्फेट होता है। तो फॉस्फेट के बारे में हम लोग जानते हैं। यहाँ पे आप लोगों को जो मैं बता रहा हूँ फॉस्फेट के बारे में, वो आप लोग जान लीजिए कि फॉस्फेट जो होता है, देखिए इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है फॉस्फेट का। P डबल बॉन्ड O H OH OH OH। देखिए, अब इधर से अगर हम इधर जाते हैं तो P डबल बॉन्ड O माइनस OH OH। फिर हम इधर जाते हैं तो P डबल बॉन्ड O पे नेगेटिव चार्ज, O पे नेगेटिव चार्ज, OH। फिर हम लोग इधर जाते हैं तो फॉस्फेट का देखिए ये 3rd कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड। क्या है ये? दिस इज द 3rd कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड। देखिए, ये जो हमारा हाइड्रोजन हटता जा रहा है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आता जा रहा है ड्यू टू पीएच। ये जो मेरा फिगर है वो एट लो पीएच। क्या है? ये एट लो पीएच। और जैसे जैसे हमारा हाइड्रोजन हटता जाएगा यहां से, यहां पर हमारा एट ये हाई पीएच, एट हाई पीएच। तो देखिए फॉस्फेट का एक थोड़ा सा अभी यहाँ पे इसकी जरूरत पड़ेगी हम लोगों को आगे, जब हम लोग एटीपी का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी हम लोगों को। शुगर में आप जानते हैं कि एक रिबोज होता है, रिबोज एंड दूसरा क्या होता है? डीऑक्सी रिबोज होता है। ठीक है, डीऑक्सी रिबोज होता है। तो 1 बाय 1 कर करके हम लोग यहाँ पे नाइट्रोजन इसके कंपोनेंट के बारे में, यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स के कंपोनेंट के बारे में पढ़े।
कि एक नाइट्रोजनस, देयर आर 3 कंपोनेंट्स, नाइट्रोजन बेस होता है, शुगर होता है और फॉस्फेट होता है। अब हम लोग डियर स्टूडेंट, ठीक है, अब आगे जो हम इससे पढ़ाएंगे वो नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं। और थैंक्स।